बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी। चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स और ये चैप्टर है 7। लिहाजा हमने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे जो है ना इसके एक्सप्लेन किए हैं। लेट मी एक्सप्लेन द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, लिहाजा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तो कहता हूँ कि बहुत कोशिश करें कि आप इनको बार बार देखें ऐसे वीडियोस को, मतलब किसी और के वीडियोस देखें, बट आपने वीडियोस देखने हैं। लिहाजा अगर आप मैं तो ये समझता हूँ बुक पढ़ सकते हो तो बुक पढ़ो। लिहाजा इसके लिए ये भी एक है कि ऐसा ये एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्पोर्ट्स स्क्रीन पहले स्टडी करें, फिर स्पोर्ट्स के लिए मतलब इसमें टाइम आपके पास होना भी नहीं चाहिए। विदाउट स्टडी के पास आपका टाइम जो है ना स्टडी वर्क सब काम करना चाहिए। फिर अगर थोड़ा टाइम बचता है तो स्पोर्ट्स के लो, फिर टाइम बचता है तो स्क्रीन लेके लो। वरना स्क्रीन मतलब मोबाइल की बात कर रहा हूँ, उसमें मतलब सारा छोटे बड़े स्क्रीन होते हैं। इसमें द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिहाजा चैप्टर पर आते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। ये बहुत मैं जल्दी बयान करूँगा क्योंकि टीचर ने आपको बोर्ड पे पढ़ाया होगा। यहाँ पर पढ़ाना बहुत आसान होगा क्योंकि आप यही गाइड पढ़ते हो, इसी से याद करते हो। वर्ड्स मीनिंग का मसला हल हो जाएगा, सेंटेंसेस समझने का मसला हल हो जाएगा और नई कंसेप्ट भी आपको मिलेंगे। ओके, एनलिस्ट द मेन इवेंट्स इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स क्या होते हैं, मेन वाक़यात क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डू फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप। इनमें 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन क्यों उसको लाइट कहते हैं, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड करता है। डार्क को क्यों डार्क कहते हैं, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता। द रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी क्या कहते हैं। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। अब ग्रेना क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। ये हमारे पास एक थिलाकाइड हो गया, दूसरा थिलाकाइड हो गया, तीसरा थिलाकाइड हो गया, चौथा। इस तरह कुछ थिलाकाइड मिलकर हमारे पास ग्राना बनाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ग्रेने में होते हैं। मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट देम इनटू लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोलाइसिस टेक प्लेस। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास फोटोलाइसिस होता है। व्हाट इज फोटोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रॉन लाइट के ज़रिए चीज़ों को तोड़ा जाता है। मतलब लाइट के ज़रिए रिएक्शन होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। अब इसमें बयान भी क्या है, इन फोटोलाइसिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। इस मतलब फोटो मीन क्या है, फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो लाइट के ज़रिए ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। लाइट के ज़रिए किसी चीज़ की ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। तो इससे हमारे पास किसको, वाटर को तोड़ा जाता है, किस चीज़ में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, क्योंकि H2O इसमें ऑक्सीजन, इन दोनों में तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड व्हाइल हाइड्रोजन एटम आर यूज्ड टू रिड्यूस NADP टू NADPH। ठीक है ना, NADP था तो इसमें क्या आ जाएगा, NADPH आ जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड सच एज ATP एंड NADPH आर प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है। वाइल इन डार्क रिएक्शन, इसमें इज अ सोर्स, डार्क रिएक्शन में इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं। तो क्या हुआ, इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट इट शुड हैव टू बी। H2O है, NADP है, NADP है, ADP है, ठीक है ना, ADP ATP, ठीक है ना। ये इसके लिए, आ गए और ऑक्सीजन उसके साथ मिला तो क्या बना, NADPH।
NADPH, यहाँ से H इसमें आ जाएगा। ATP इनके साथ 3 फास्फेट बन गए, तो ये क्या बन जाएगा 3 ATP। एक बनेगा एडेनोसिन डाइफास्फेट है, तो ये 3 फास्फेट बन जाएंगे, और ये हमारे पास 2 NADP बन जाएगा। तो ये हमारे पास है कि सनलाइट आते हैं, तो ये बहुत आसान है, इसको आप समझ लोगे। मैं इतना मतलब इस लेवल पे नहीं जा सकते कि इतना एक्सप्लेनेशन करना पड़े। चलो कर देते हैं। ADP है, फास्फेट उसके मिला तो क्या बना, ATP बना। NADP है तो इसके पास H आ गया। H कहाँ से आया, वाटर से आया, तो क्या बना, ये बना। इसमें क्या है, CO2 है, H तो इसमें कंज्यूम हुआ, और ऑक्सीजन क्या हुआ, वो बाहर निकल गया यहाँ पर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट इवेंट, डार्क रिएक्शन। जिसको मेलन केल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डार्क मेलन केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है ना। मेलन केल्विन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये तो सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारे पास ग्रेना होता है इस तरह, और एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना, फ्लूइड होता है। मैं इतना एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इस तरह लेट मी एक्सप्लेन। ओके, सो इस तरह होता है। ये हमारे पास थैलाकॉइड है, ग्रेना है, और ये इंटरग्रेना है। यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रोमा में होता है। केमिकल एनर्जी फ्रॉम द लाइट रिएक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकल एनर्जी फ्रॉम द लाइट, केमिकल एनर्जी जो लाइट से आता है, इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिड्यूस किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को किस चीज़ के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसमें C इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन सिर्फ। तो इसमें क्या है, इसका रिएक्शन यहाँ पर है। लेट मी एक्सप्लेन हेयर। ATP था, तो इनमें बांड था, इस बांड को तोड़ा जाता है, इससे एनर्जी ली जाती है। NADPH था, इससे भी हाइड्रोजन से एनर्जी ली जाती है। और ये जो C है और C, ठीक है ना, ग्लूकोज, इसमें H भी पड़े हुए हैं, तो इनसे ग्लूकोज बना देते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये मतलब देखो, C यहाँ से आता है। ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, C6H12O6। तो हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है, ठीक है ना। यहाँ से भी आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, सॉरी, और कार्बन तो यहाँ से आया, और हमारे पास H2O भी है, तो मतलब ये दोनों मिलाए जाते हैं। तो H यहाँ से आया, और मतलब H यहाँ से आया, C यहाँ से आया, और वो भी यहाँ से आया। तो इसमें इतनी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास CO2H तो हमारे पास रह गया था, प्लस केमिकल एनर्जी जो यहाँ से आएगी वो इस्तेमाल हो जाती है, तो हमारे पास ग्लूकोज और वाटर बन जाता है। थैंक यू सो मच। नहीं, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर वो जो रिएक्शन को बंद कर दे, वो फैक्टर जो रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में इसका आंसर है। वो जो रिएक्शन को बंद कर दे उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। वो चीज़ जो रिएक्शन को बंद कर दे उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबेग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लेबेग ने एक लॉ बयान के उसके ज़रिए। अब इसके क्या, इन अ केमिकल प्रोसेस, व्हेन अ केमिकल प्रोसेस कंट्रोल बाय मोर देन वन फैक्टर, एक फैक्टर से ज़्यादा अगर केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, देन द रेट ऑफ द केमिकल प्रोसेस विल बी लिमिटेड बाय द फैक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी। तो केमिकल जो, then the rate of chemical process will be limited। जो रेट है वो केमिकल प्रोसेस का वो कम किया जाएगा बाई द फैक्टर, किस
फैक्टर्स थे विच इज़ प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी, जो कि मिनिमम क्वांटिटी में होगा इन रिलेशन टू अदर, दूसरों के रिलेशन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 3, मतलब ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये 3 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 1 ग्राम है। तो ये रिएक्शन करते करते जब ये ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, लेट अज्यूम। और अगर फिर कौन सा ख़त्म होगा, 3 ख़त्म होगा, ये रिएक्शन होगा, मतलब ये अगर नहीं है तो अगर 3 ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। लिहाजा अगर हमारे पास यहाँ पर 5 है तो सबसे जो लास्ट में बंद होगा वो 5 होगा। लेकिन ये भी है कि एक ख़त्म हो जाए रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। और द एब्सेंस ऑफ और डिफिशियंसी ऑफ environmental factor which may decrease the rate of metabolic reaction is called limiting factor। अच्छा, एब्सेंस अगर लाइट की कमी है या डिफिशियंसी है विटामिन्स या चीज़ों की, उससे भी इन्वायरमेंट क्या होता है, लिमिटिंग मेटाबॉलिज्म विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो रिएक्शन कम होगा, जिससे लिमिटिंग फैक्टर में इंक्लूड किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की लिमिटिंग फैक्टर क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन। फोटोसिंथेसिस की लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास 3 है। अब इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन है हमारे पास लाइट ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है ना, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्लो होगा, बिकॉज वो वाटर लाइसिस नहीं करेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन इसमें हम ये करते हैं। इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, क्योंकि CO2 इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, तो CO2 कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, फूड की प्रोडक्शन कम होगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर हमारे पास एंजाइम के लिए ज़रूरत होता है फोटोसिंथेसिस में, तो 20 से 30, ठीक है ना, रेंजिंग बिटवीन 20 to 30 इज़ मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट सूटेबल क्या है, यहाँ से यहाँ तक। व्हेन टेम्परेचर एक्सीड यहाँ तक आ जाए 30 तक, 30 से ज़्यादा हो जाए देन फोटोसिंथेसिस विल लोअर डाउन एंड बिटवीन 20, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, एंड बिलो 20 द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। 20 मतलब ये सूटेबल है 20 से 30 तक। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ख़राब भी हो सकता है प्लांट, इससे कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। वाइल ऑन फ्रीजिंग पॉइंट फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली स्टॉप्स। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो होना चाहिए सबसे ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे जो है ना हमारे पास फोटोसिंथेसिस रुकती है। अब फ्रीजिंग पॉइंट तो हर चीज़ का अलग होता है, वाटर के अलग, इस तरह। तो सबसे जो कम टेम्परेचर होगा इस पे फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, जो आई थिंक सो ऐसा कुछ है 3 हिंट से है। कंप्लीटली स्टॉप एट 45, अच्छा 45 पे कम्प्लीटली स्टॉप होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 30 तक नॉर्मल है और सूटेबल है, बट यहाँ तक पहुँचेगा तो स्टॉप होगा, एंड फोटोसिंथेसिस बिकम स्टॉप, और फोटोसिंथेसिस स्टॉप होता है 45 पर, और ये एंजाइम को भी डीनेचर करता है, प्रोटीन को भी डीनेचर करता है। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई एन एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ कंसिडर एज टू बी मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये तो बहुत इजी है, चूँकि हमने इसको पढ़ाया है, बार बार पढ़ा है खुद, तो ये इजी है, लिहाजा हम इजीली ही इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं हो। Why is considered to be more efficient than anaerobic respiration? एरोबिक ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होता है एनारोबिक से? क्यों? क्योंकि इसमें 36, एक में 36 बनते हैं, एरोबिक में 36 बनते हैं, जबकि एनारोबिक में 2 बनते हैं। सिंपल रीज़न है,
इसमें 36 एटीपी बनते हैं। एनारोबिक इज कंसिडर्ड टू बी मोर एफिशिएंट, ज़्यादा सूटेबल है, अच्छा है देन एनारोबिक से, बिकॉज ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है मॉलिक्यूल अकर इन द रिलीज molecule occurs in the release of all energy stored in the bond of glucose, और बांड में जो जितनी भी एनर्जी होता है वो सारी की सारी रिलीज हो जाती है। while during aerobic respiration, one glucose molecule give 33 ATP molecules, तो कितने 33 देते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक जो है ना लेस एफिशिएंट है, लेस इफेक्टिव है देन एरोबिक से, बिकॉज एनारोबिक रिस्पायरेशन इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें एनारोबिक में इनकम्प्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी ये हमारे पास पूरा जो है ना वो एटीपीज़ में चेंज नहीं कर पाता है एनारोबिक, और एरोबिक हमारे पास इसको चेंज करता है। एनारोबिक में लैक्टिक एसिड जो है ना हमारे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिससे जिस्म दर्द भी करता है। इस इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन ऑफ एनारोबिक, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज ओनली 2 ATP, तो हमारे पास सिर्फ 2 ATP देता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन जनरेट्स मोर एटीपी मॉलिक्यूल्स देन एरोबिक प्रोसेस, while process of aerobic respiration are responsible for the higher generation of ATP, why and how, तो why शायद ये बोल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे कहते हैं कि एनारोबिक में इतने ज़्यादा ATP क्यों मिलते हैं और कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। सो एरोबिक रिस्पायरेशन जनरेट मोर रिपीट देन एरोबिक, ठीक है ना, बिकॉज द एनारोबिक रिस्पायरेशन 33 ATP जनरेटेड वाइल इन एरोबिक 2 आर जनरेटेड प्रोड्यूस, इसमें एरोबिक में 33, एनारोबिक में 2। इन एरोबिक रिस्पायरेशन टेक ATP molecules are produced stepwise in glycolysis, में एनारोबिक में क्या होता है, स्टेप वाइज होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब 3 होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। हायर एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। अच्छा, जितने भी ज़्यादा एटीपी का हमारे पास कहाँ पर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये MCQs भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, therefore this reaction is called oxidative phosphorylation, इसको इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्स को ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन इसलिए कहते हैं कि इनमें ऑक्सीजन यूज होता है। एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाटर मॉलिक्यूल एटीपी इज मेड, तो इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, वाटर और एटीपी, डिपेंडिंग हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल, कि कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स एटीपी के मौजूद थे। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेक्स अ टोटल ऑफ 32 एंड 34 ATP, हमारे पास या तो 32 बनाता है या 34। दिस 32 और 34 कंबाइन विद 2 फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस में 2 बनते हैं, 2 टोटल 4 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में से, बट 2 कंज्यूम हो जाते हैं और 2 रह जाते हैं, तो हम 2 ही कंसिडर करते हैं। एंड 2 ATP फ्रॉम क्रेब्स साइकिल means that one molecule of glucose can make a total of 36 or 38 ATP, तो हमारे पास टोटल बनता है 36 से 38। अब इसने सिर्फ हाउ पूछा है, इसलिए इसका हाउ आंसर दिया गया है कि कैसे होता है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं 2, क्रेब्स साइकिल में 2 बनते हैं, और बाकी 32 से 34 तक हमारे पास वो जो है ना हमारे पास बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जबकि वहाँ पर ये सारे स्टेप्स नहीं होते, वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस से
सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है तो एनारोबिक में, जिससे फिर लैक्टिक एसिड और फिर दर्द भी होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। आपने ये चैप्टर, चूँकि हमने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, लिहाजा आप शॉर्ट क्वेश्चन देके पहले, ठीक है ना। अगर पहले लॉन्ग क्वेश्चन देके मैं ये समझता हूँ तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे। अगर वो नहीं देख सकते तो मतलब पहले तो पढ़े, खुद पढ़े, लेकिन इसको भी देखें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मतलब इसको फैलाएं ताकि अपने आपके दोस्तों को और अपने छोटों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।